Good morning, class. From today, we are going to start online classes. So, our first topic is भाषा और व्याकरण. As we can see here, there is one topic भाषा और व्याकरण with included two topics, two different topics, भाषा and व्याकरण. So first of all, we will learn what is language. भाषा क्या है. सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे दोनों को, और सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा को देखते हैं सबसे पहले, और देखते हैं कि भाषा क्या है. भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को समझ सकते हैं. अगेन वी विल रिपीट. भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को समझ सकते हैं. अगर आसान शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों के साथ आदान प्रदान करते हैं. संसार में जितनी भी पशु पक्षी जानवर, जितनी भी भगवान ने चीज़ें बनाई हुई हैं, उन सब में सिर्फ मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बोल सकता है, जो अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति को बता सकता है और उसके विचारों को भी समझ सकता है. संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं. जैसे रूस देश में रूसी भाषा का प्रयोग किया जाता है. जापान में जापानी, इंग्लैंड अंग्रेजी, चीन चीनी. इसी प्रकार जिस तरह प्रत्येक देश की अपनी अलग एक भाषा होती है, उसी तरह हमारे भारत की भी भाषा है जिसे हिंदी कहते हैं, जो कि हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में जानी जाती है. राष्ट्रभाषा हिंदी. लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, उसके बाद भी भारत के बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनकी अपनी अलग अलग तरीके की भाषा बोली जाती है. जैसे उड़ीसा, जहाँ उड़िया भाषा का प्रयोग किया जाता है. आंध्र प्रदेश, जहाँ पर तेलुगु भाषा का प्रयोग किया जाता है.
तमिलनाडु, तमिल भाषा, पंजाब, पंजाबी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी व्यक्ति जिस जगह का भी रहने वाला होता है वो अपने ही राष्ट्रभाषा का यूज़ करता है, अपनी राष्ट्रभाषा का प्रयोग करता है, अपनी अपनी भाषाओं में अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक समझाता है, दूसरे व्यक्ति को बताता है। लेकिन सबका जो तरीका है वो सेम ही है कि वो भाषा के माध्यम से ही करता है, कि वो अपने विचार को किसी दूसरे तक पहुंचाएगा, दूसरे के विचारों को समझेगा। और इन विचारों को समझने के लिए, पहुंचाने के लिए भाषा के 3 तरह के रूप होते हैं, 3 तरह के प्रकार होते हैं। जिनके माध्यम से वह व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है, अपने विचारों को किसी दूसरे को बताता है। ये 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित एंड नंबर 3 सांकेतिक। अब इन तीनों प्रकार के लिए भी हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि मौखिक भाषा क्या होती है। नंबर 1 मौखिक भाषा। जब हम अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में मुख से बोलकर प्रकट करते हैं, जब विचारों का आदान प्रदान बोलकर किया जाता है, वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब विचारों का आदान प्रदान बोलकर किया जाता है वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, यानी कि उसमें इस रूप में हम अपने विचार अपने मुख से बोलकर प्रकट करते हैं, किसी दूसरे के विचारों को भी सुनकर ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार जो भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा, इसके अंतर्गत विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है। हम किसी दूसरे तक अपने विचार को लिखकर भेजते हैं, लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे कहीं दूर देश में बैठे हुए व्यक्ति के साथ अगर हमें वार्तालाप करनी है तो हम पत्र के माध्यम से उसके साथ बातचीत करेंगे या किसी मीडिया के थ्रू बातचीत करेंगे लिखकर, मैसेजेस एक्सेट्रा। लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है। किसी दूसरे के विषय में जानने के लिए पत्र के माध्यम से जान सकते हैं या फिर किसी और लिखित चीज़ का सहारा ले सकते हैं, किसी मीडिया का सहारा ले सकते हैं, बट हर जगह हमें लिख कर के ही
बताना होता है, वह जो होता है वो भाषा का लिखित रूप होता है। एंड जो मौखिक रूप होता है, जो मौखिक भाषा होती है, उसमें क्या होता है कि हम अपने मुंह से बोलकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, किसी की बात को समझते हैं और अपनी बात को समझाते हैं। इसी तरह भाषा का जो तीसरा रूप है, जो कि सांकेतिक भाषा के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत भाषा को ना ही तो लिखित रूप में प्रकट किया जाता है और ना ही मौखिक रूप में प्रकट किया जाता है। इसके अंतर्गत हम अपनी बात किसी दूसरे को बताने के लिए या उसकी बात को समझने के लिए संकेत का प्रयोग करते हैं। संकेत के माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बातों को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी दूर खड़े व्यक्ति को बुलाना है तो आप उसको बुलाने का संकेत करेंगे, जिसके माध्यम से वो समझ जाएगा, आपको देखकर, आपके एक्सप्रेशन को, भावों को देखकर समझ जाएगा कि आप उसे बुला रहे हैं। या कोई व्यक्ति आपसे किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में पूछता है तो आप उसे संकेत करके उस व्यक्ति के विषय में बता सकते हैं। सांकेतिक भाषा के अंतर्गत संकेतों के द्वारा व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति को समझाता है और उसकी बात को भी इसी माध्यम से समझ सकता है। संकेतों के द्वारा व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति को समझाता है और उसकी बात को भी इसी माध्यम से समझ सकता है। तो भाषा क्या है कि हम अपने विचारों को किसी दूसरे तक भाषा के माध्यम से ही पहुंचाते हैं और उसके विचारों को भी भाषा के माध्यम से ही समझते हैं। लेकिन उनको अपने विचारों को पहुंचाने का और उनके विचारों को समझने के जो माध्यम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ लोग मौखिक भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, कुछ व्यक्ति लिखित भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो तीनों ही जो माध्यम हैं वो भाषा के हैं और इन तीनों माध्यमों से हम क्या करते हैं, भाषा का आदान प्रदान कर सकते हैं और दूसरे व्यक्तियों को समझा सकते हैं। जो हम मुंह से बोलते हैं वो मौखिक भाषा हो जाती है, जो हम लिखकर प्रकट करते हैं वो लिखित भाषा, और जो हम संकेतों के माध्यम से समझाते हैं और बताते हैं या समझते हैं वो हमारी सांकेतिक भाषा हो जाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि भाषा के अंतर्गत ही आता है, लिपि। लिपि क्या है? लिपि जो कि भाषा का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। जो भी हम मुंह से बोलते हैं, जो हमारी मौखिक ध्वनियाँ होती हैं, उन मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए हम लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि के माध्यम से ही हम अपनी मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में लिख पाते हैं। परिभाषा देखते हैं लिपि की। मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए बनाए गए
चिन्ह लिपि कहलाते हैं। जिस प्रकार अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग देशों के लोग अलग अलग प्रकार की भाषाओं का यूज़ करते हैं, इसी तरह अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग तरह की लिपि का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह संस्कृत भाषा को लिखने के लिए भी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। उर्दू भाषा को लिखने के लिए फारसी और अंग्रेज़ी भाषा को लिखने के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। इन लिपि के माध्यम से ही हम भाषाओं को सही तरीके से लिख पाते हैं। भाषा के प्रकार और भाषा ध्वनियों को लिखने के लिए जो बनाए गए चिन्ह होते हैं, उन सब के विषय में पढ़ने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्याकरण। जैसे कि हमने अपने टॉपिक में देखा था जिसके अंदर 2 टॉपिक इंक्लूड थे, नंबर 1 भाषा एंड नंबर 2 व्याकरण। तो भाषा को क्लियर कर लिया। भाषा समझने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो व्याकरण है। सो कम ऑन दिस टॉपिक। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना व पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के माध्यम से ही हम भाषा का शुद्ध रूप सीखते हैं। हम भाषाओं को सही तरीके से पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं। अगर एक भी मात्रा, एक भी वर्ड को इधर उधर जब हम कर देते हैं तो उसका जो रूप है वो अशुद्ध बन जाता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा वाक्य गलत हो जाता है, हमारा पूरा शब्द गलत हो जाता है। तो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमने भाषा को शुद्ध रूप में नहीं लिखा होगा तो हम शुद्ध रूप में पढ़ भी नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हम अपना जो लिखा हुआ है वो गलत कर जाएंगे। किसी एक वाक्य के माध्यम से इसे देखते हैं। वाक्य लिखते हैं, अनीता खड़ा है। अनीता खड़ा है। इस वाक्य को जब हम पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ने में ही क्या है, पढ़ने में ही थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है कि अनीता खड़ा है, क्योंकि अनीता क्या है, अनीता शब्द को देखकर हमें जो समझ में आ रहा है वो स्त्रीलिंग समझ आ रहा है, और खड़ा शब्द को देख करके, खड़ा शब्द को पढ़ के हमें क्या पुल्लिंग समझ आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये इसका जो दोनों का जो मीनिंग निकल रहा है तो इससे हमारा जो वाक्य है वो गलत बन जा रहा है। तो इसको सही करने के लिए ही हमें व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है, व्याकरण की आवश्यकता होती है। जब हमें व्याकरण का ज्ञान होता है उसी के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं, देख पाते हैं कि यहाँ क्या गलती की हुई है। तो जब हमने इसको सही करके लिखा हुआ है, अनीता
खड़ी है। तो हमें वाक्य में पता चला है कि हमने यहाँ पर मात्रा लगाने में गलती की थी, जिसको हम व्याकरण के ज्ञान के बाद ही समझ पाए हैं। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारी गलतियाँ हो रही हैं वो हम करते चलेंगे और हमें पढ़ने के बाद भी उसे समझ नहीं आ पाएगा कि हमने यहाँ पर क्या छोड़ दिया है। सो भाषा के प्रकार को जानने के बाद हमने व्याकरण को भी देख लिया है कि व्याकरण की गलतियाँ होने पर व्याकरण की हम कहाँ पर वाक्यों को गलत तरीके से लिख लेंगे या गलत तरीके से पढ़ लेंगे। तो इसलिए भाषा के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। इसे पढ़िए, समझिए और उसके बाद कल हम इसकी एक्सरसाइजेस करते हैं।